ये काफ़ी मेरे लिए हँसने वाला सवाल है। हंसने फंसने वाला सवाल है क्योंकि अगर एक का नाम लूँगा तो दूसरी बुरी मान जाएंगी, उनका नाम लूँगा तो तीसरी बुरी मान जाएंगी। जब मैंने पहली फिल्म की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दीवाना, उसके बाद एक फ़िल्म की थी मैंने देवरा बड़ा सतावेला। तो उसमें मेरे किरदार का नाम, बल्कि मेरे ही नहीं, उसमें जितने भी लोग थे, मेरे अलावा रवि किशन जी थे, पवन सिंह जी थे, रानी चटर्जी जी थी, मोनालिसा, बहुत सारे लोग थे उस फिल्म में। तो जितने भी लोग थे सबका उसमें ओरिजिनल नाम रखा गया था। तो उसमें मेरा नाम रखा गया था। तो तीनों में सबसे छोटा भाई मैं था। तो छोटे जो घर के जो लाडले होते तो एक निक नेम, सब कोई चिंटू बंटी ऐसे गोलू ऐसे कुछ बुलाया जाता है तो मेरा जो निक नेम था वही चिंटू रख दिया गया था उस फिल्म में। और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, वो फिल्म सिल्वर जुबली हुई, कहीं 30 हफ्ता चली, कहीं 28 हफ्ता चली। तो जब बहुत बड़ी हिट हो गई, जब घर घर में वो फिल्म चली, तो सबसे ज़्यादा जो जो चीज़ पॉपुलर हुआ था उस फिल्म में वो मैं था, चिंटू कैरेक्टर था। क्योंकि वो हर घर में वो कैरेक्टर बस गया, मैं बस गया, क्योंकि चिंटू जैसे अपने घर का सदस्य होता है। ये बात है 2010 की। उसके बाद फिर मुझे ये टाइटल मेरे नाम के आगे लग गया, प्रदीप पांडे चिंटू। सो हियर आई एम, प्रदीप पांडे चिंटू, एंड बस यही है। चिंटू जी, आपने प्रदीप जी कहेंगे या चिंटू जी कहेंगे, सब मुझे तो एक ही लग रहा है और चिंटू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आपने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता पाली है, जो जी। कब बहुत सितारे उस समय तक पहुंचते पहुंचते पाते हैं। आपको कैसी लगती है ये सफलता, जब आपको लोग देखते हैं इतनी कम उम्र में, क्योंकि आप पुराने से करते आए हैं, और आज कैसे देखते हैं इस पूरी सफलता को? मेरा ये मानना है कि शायद कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे मेरे माता पिता के, जो मुझे आकर जिसका फल मिला है। क्योंकि कहा जाता है कि माता पिता के फल ही उनके बच्चों को लगता है। जैसे उनके कर्म होते हैं, जैसा वो लोगों के साथ जीवन उन्होंने व्यतीत किया होता है, जैसे उनकी अपनी नीयत और अपनी सोच होती है, वही उनके बच्चे पर भी लगता है। तो शायद ये मेरे माता पिता के कर्मों का फल है जो मुझे मिला है इतनी कम उम्र में। इस बात के लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद और सबसे बड़ा थैंकफुल हूँ मेरे भगवान स्वरूप जनता जनार्दन का, जिन्होंने इतने कम उम्र में मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँ हमारे भोजपुरी सिनेमा में, तो ये तो फिल्मों का सिलसिला जिस तरीके से चालू हुआ है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फिल्में लगातार बनाई जा रही हैं। अब कलाकार उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में जाकर अपनी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़े कह सकते हैं स्टार और अभी तक के चमकते सितारे चिंटू जी हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं आखिर किस तरीके से उनकी पूरी लाइफ है, किस तरीके से वो फिल्मों में आगे काम करते हैं, आखिर उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, उनकी ज़िंदगी कैसी है। हम दर्शकों को बताएंगे और दिखाएंगे कि चिंटू जी की कि किस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट हैं, और आज फिल्म में जैसे सितारे हैं वो लोगों की पसंद हैं, क्या क्या उनको अच्छा लगता है, सब हम बात करेंगे खोल के चिंटू जी से। चिंटू जी, स्वागत है आपका आज तक पे। पहले सबसे पहले आप ये बताइए, कुछ अपने बारे में मुझे बताइए पहले, फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। जी। सबसे पहले आज तक देख रहे सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को, उनके अपने और प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। और मैं क्या बताऊं अपने बारे में। मैं बस लोगों ने ये जो नाम दिया है चिंटू, दरअसल ये बहुत छोटी सी एक बहुत वाक़या है। मेरे घर में मुझे चिंटू बुलाया जाता था। जब मैंने पहली फ़िल्म की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दीवाना, उसके बाद एक फ़िल्म की थी मैंने देवरा बड़ा सतावेला। तो उसमें मेरे किरदार का नाम, बल्कि मेरे ही नहीं, उसमें जितने भी लोग थे, मेरे अलावा रवि किशन जी थे, पवन सिंह जी थे, रानी चटर्जी जी थी, मोनालिसा, बहुत सारे लोग थे उस फिल्म में। तो जितने भी लोग थे सबका उसमें ओरिजिनल नाम रखा गया था। तो उसमें मेरा नाम रखा गया था। तो तीनों में सबसे छोटा भाई मैं था। तो छोटे जो घर के जो लाडले होते तो एक निक नेम, सब कोई चिंटू बंटी ऐसे गोलू ऐसे कुछ बुलाया जाता है तो मेरा जो निक नेम था वही चिंटू रख दिया गया था उस फिल्म में। और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, वो फिल्म सिल्वर जुबली हुई, कहीं 30 हफ्ता चली, कहीं 28 हफ्ता चली। तो जब बहुत बड़ी हिट हो गई, जब घर घर में वो फिल्म चली, तो सबसे ज़्यादा जो जो चीज़ पॉपुलर हुआ था उस फिल्म में वो मैं था, चिंटू कैरेक्टर था। क्योंकि वो हर घर में वो कैरेक्टर बस गया, मैं बस गया, क्योंकि चिंटू जैसे अपने घर का सदस्य होता है। ये बात है 2010 की। उसके बाद फिर मुझे ये टाइटल मेरे नाम के आगे लग गया, प्रदीप पांडे चिंटू। सो हियर आई एम, प्रदीप पांडे चिंटू, एंड बस यही है। चिंटू जी, आपने प्रदीप जी कहेंगे या चिंटू जी कहेंगे, सब मुझे तो एक ही लग रहा है और चिंटू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आपने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता पाली है, जो कब बहुत सितारे उस समय तक पहुंचते पहुंचते पाते हैं। आपको कैसी लगती है ये सफलता, जब आपको लोग देखते हैं इतनी कम उम्र में, क्योंकि आप पुराने से करते आए हैं, और आज कैसे देखते हैं इस पूरी सफलता को?
मेरा ये मानना है कि शायद कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे मेरे माता-पिता के जो मुझे आकर जिसका फल मिला है, क्योंकि कहा जाता है कि माता-पिता के फल ही उनके बच्चों को लगता है। जैसे उनके कर्म होते हैं, जैसा वो लोगों के साथ जीवन उन्होंने व्यतीत किया होता है, जैसे उनकी अपनी नीयत और अपनी सोच होती है, वही उनके बच्चे पर भी लगता है। तो शायद ये मेरे माता-पिता के कर्मों का फल है जो मुझे मिला है इतनी कम उम्र में। इस बात के लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद और सबसे बड़ा थैंकफुल हूँ मेरे भगवान स्वरूप जनता जनार्दन का, जिन्होंने इतने कम उम्र में मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँ हमारे भोजपुरी सिनेमा में, तो भोजपुरी सिनेमा में जब भी कोई भी हीरोज़ आते थे तो एक आधी उम्र पार करने के बाद उनका पदार्पण इस सिनेमा इंडस्ट्री में होता था। मैं इकलौता ऐसा पहला टीनेजर लड़का रहा हूँ जिसने बहुत कम उम्र में बड़ी-बड़ी हिट फ़िल्में दी हैं, ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, साल के सबसे बड़ी-बड़ी हिट फ़िल्में दी हैं। तो मैं ये मेरे लिए भी बहुत एक सरप्राइज़िंग सा लगता है, अभी भी एक सपना सा लगता है। नहीं तो चिंटू जी ये बताइए, ये आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाया? क्योंकि आप भी अब सितारों की तरह हैं और जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी, तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा राज़ है वो मेरे पिताजी का ही है, क्योंकि अगर वो लोगों के सिर्फ पिता होते हैं, मेरे लिए तो वो मेरे पिता के साथ-साथ मेरे गॉडफ़ादर भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं। और उसके अलावा जिनका जितना बड़ा उनका नाम रहा है भोजपुरी सिनेमा में, श्री राजकुमार आर पांडे जी, जिन्होंने कई बड़ी से बड़ी हिट फ़िल्में दी है। बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता था कि जब सिनेमा उनके नाम पे चलता था, लोग हीरोज़ को बाद में देखते थे, पहले जब पोस्टर पर जब उनका नाम देखते थे कि डायरेक्टेड बाय राजकुमार आर पांडे, तो लोग पब्लिक दौड़ी चली आती थी उन फ़िल्मों को देखने के लिए, क्योंकि उनकी फ़िल्में होती ही इतनी खूबसूरत थी, जिसमें आपको सारा कंप्लीट एंटरटेनमेंट एक थाली में परोसा जाता था। पूर्णतः से, पूरी तरीके से परिवार को भी ध्यान में रखते हुए, कपल्स को भी ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग के लोगों को, हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए वो फ़िल्में हमेशा बनाते हैं। ख़ास तौर पर उनकी जो सबसे ख़ासियत होती है कि वो महिलाओं को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए वो फ़िल्में बनाते हैं, कि ताकि लोग अपने पूरे परिवार और पूरे हँसते-खेलते परिवार के साथ आकर फ़िल्म देखें उनकी, क्योंकि फ़िल्म देखने का, सिनेमा देखने की मज़ा तो सिर्फ़ परिवार के साथ है। तो मैं राज़ बस यही है कि उन्होंने मुझे जैसा सँवारा, उन्होंने जैसा मुझे निखारा, छोटी से छोटी बारीकियों से लेके सिनेमा के हर उस भाषा को उन्होंने सिखाया जो हम कैमरे के सामने, जो एक एक्टर को परफॉर्म करना आना चाहिए, वो उन्हीं की देन है। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में आप देखते हैं सभी ज़्यादातर गाते हैं जी, जी। और गाना गाते हैं, लेकिन आपका जो स्टाइल है या जो चीज़ें अभी तक आए, आप एक्टिंग के दम पर आए हैं यहाँ तक। तो आपको क्या लगता है, क्या आप कभी आगे गाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं मुझे भी गाना चाहिए, या उनको देखते हैं कि यार मैं तो एक्टिंग के दम पे आया हूँ, वो लोग गा भी रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं आप पूरे को? दरअसल एज़ अ सिंगर बनना मेरा कोई ऐसा कभी शौक़ रहा नहीं है और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। बट हाल ही में मैंने अभी 2 साल पहले एक गाना गाया था। पहली बार मैंने अपने जीवन में गाना गाया, पांडे जी का बेटा हूँ। और वो गाना ये भी मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग रहा और बहुत शॉकिंग रहा। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं था इस चीज़ का। मेरे ऑडियंस ने, मेरे फैन्स ने, मेरे लोगों ने उस गाने को इतना बड़ा हिट कर दिया कि वो भोजपुरी सिनेमा का सबसे हाईएस्ट व्यू वाला गाना बन गया। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो पांडे जी का बेटा हूँ आज कुछ 460 मिलियंस हो गए, 460 मिलियन हो गए। जो मैंने पहली बार अपनी आवाज़ में मैंने वो गाना गाया था। हम लोग ने मस्ती मिजाज में वो गाना गाया था कि चलिए गाना मस्ती में तो गाया वो जाए। गाने का आपको मतलब था कि मुझे गाना है, और को देख के नहीं, कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वो गाना ऑलरेडी गा चुके थे कोई सिंगर। लेकिन जब हम लोग स्टूडियो पहुँचे तो बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। और जो हमारे जो डायरेक्टर थे उस फ़िल्म का, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, अजय झा जी डायरेक्टर थे और छोटे बाबा म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये एक्चुअली वो गाना लिखा है सुमित चंद्रवंशी ने। तो वो ख़ास तौर पर मुझे ही नज़र में रखते हुए उसने गाना लिखा कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। काफ़ी एक छेड़ने के अंदाज़ में उसने लिखा था। तो तो उन्होंने बोला जो म्यूज़िक डायरेक्टर था कि भाई ये आप पर गाना है, तो सर ये आप ही गाना गाइए इसको, तो मज़ा आएगा। लोगों को पूरी तरह लोग आप पर ही रिलेट करेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मुझसे गाना वाना होता नहीं। मैंने कभी गाना वाना गाया नहीं है। मैं अपना जो मेरी एक्टिंग की दुकान चल रही है उसको चलने दो, उसको तो डिस्टर्ब गाते समय क्या फीलिंग थी आपकी? अरे मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि पहली बार मैं उस माइक पर चढ़ा था जिस पर मैं जीवन में कभी नहीं चढ़ा था। जिस माइक को मैं स्टूडियो रूम को मैं इस तरफ से देखता था, उस तरफ से नहीं देखता था। और जब पहली बार जब मैंने उस तरफ से देखा तो काफ़ी नर्वसनेस रहा, बट काफ़ी मज़ेदार था, चूँकि लोग सब मेरे अपने ही लोग थे। तो लोगों ने काफ़ी मुझे बूस्टअप किया हुआ था कि अरे मज़ा आ रहा है, ये वो, और ऐसा वैसा करके मुझे गवा दिया। और मैं सच्चाई बताऊँ, मैं जब गा के जब मैं स्टूडियो से उस माइक वाले रूम से बाहर निकला, सुनने वाले रूम में जब वो गाना प्ले किया गया, तो मैं गाना सुनते सुनते मैं आधे में से ही बाहर भाग गया।
स्टूडियो छोड़ के मैं बाहर निकल के चला गया, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं, अपनी आवाज़ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जब आप होता है, जब आप पहली बार अपनी आवाज़ अगर ऐसा कुछ सुने प्लेबैक सॉन्ग में, तो आपको खुद से बहुत अजीब लगेगा, और मुझे वही चीज़ फील हुआ था। चूँकि गाना बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो दो लाइन तो मैं आज सुनूंगा ही आपसे ये गाने। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बल्कि लंदन के शादियों तक में वो गाना बजा है। हाँ, जो यूपी बिहार से रिलेट करते थे, लंदन में रह रहे थे, उनके वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, और वहाँ पे भी वो गाना बजा है। और ऐसी कोई शादी और ऐसी कोई गली नहीं होती है, ऐसी कोई जगह नहीं होती है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है पूरे यूपी बिहार मुंबई पंजाब, बहुत जहाँ पे भी हमारे नॉर्थ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस के अलावा भी जो नॉन भोजपुरिया लोग हैं, वहाँ पर भी ऐसा कोई जगह नहीं होता है जहाँ पर ये गाना ना बजता हो। और ये गाने के बिना कोई शाम और कोई फंक्शन, हर फंक्शन अधूरा रह जाता है। तो एक लाइन तो अभी हमारे दर्शकों को आपको सुनाना पड़ेगा अभी तो। डेफिनेटली। उसमें पहले जो फीमेल हैं, लड़की हैं, वो कहती हैं कि ऐसे निरेख नमखना रे मेरा बदन अंगूरी, छोरा छी छोरा तू लगता है रखना हमसे दूरी। तो मैं कहता हूँ कि तेरी पतली कमर, तेरी कम सिन उमर, उद्घाटन मैं आज कर देता हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। बेहतरीन, बहुत शानदार। अब मेरा तो ताली बजाने मन कर रहा है आपको, लेकिन आपकी तो आवाज़ बहुत शानदार है। आप तो कह रहे थे मैं गाता हूँ कभी कभी, और जिस तरह आप तो मुझे लगता है दूसरे जो भोजपुरी कलाकार हैं उनके साथ खड़े हो गए अब तो। हाँ, अब लोगों ने इतना जज्बा दे दिया, इतना बूस्टअप दे दिया कि कोशिश किया है मैंने, प्रयास किया है, लोगों को वो अच्छा लगा है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोशिश करूँगा कि अगर और भी अच्छा, अगर ऐसा कुछ अच्छा मौका मिलेगा तो ज़रूर गाऊँगा, और आप लोग ज़रूर फिर से बर्दाश्त कर लीजिएगा और फिर से गाने को हिट कर दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत सी एक्ट्रेस के साथ काम किया आपने भोजपुरी में, आपकी फेवरेट एक्टर कौन है और क्यों है? ये काफ़ी मेरे लिए हंसने वाला सवाल है। हंसने नहीं, फंसने वाला सवाल है। क्योंकि अगर एक का नाम लूँगा तो दूसरी बुरी मान जाएंगी, उनका नाम लूँगा तो तीसरी बुरी मान जाएंगी। और मैं चूँकि उस उम्र के उस पायदान पर हूँ इस भोजपुरी सिनेमा में, कि मैं इकलौता द मोस्ट वांटेड बैचलर, द मोस्ट हूँ, तो मुझे इस बात को बहुत सोच समझ के जवाब देना होगा। बट मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी भोजपुरी एक्ट्रेसेस लाजवाब हैं। उनके एक्टिंग स्किल्स बहुत कमाल है, इसलिए नहीं क्योंकि जितना कम समय उनको मिलता है अपने प्रिपरेशंस करने के लिए, जितना कम समय में वो लोग परफॉर्म कर देती हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि भोजपुरी सिनेमा, हम सभी लोग भोजपुरी, हमारी भोजपुरी अदाकारा, हमारी भोजपुरी एक्ट्रेसेस के बिना कुछ भी नहीं है हम सब, क्योंकि वो नहीं होती तो शायद हमारे सिनेमा इतने खूबसूरत नहीं बनते। तो उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाम मतलब अभी नहीं खोलेंगे? नाम ऐसी कोई बात नहीं, नाम में जैसे बहुत अच्छी अदाकारा हमारे यहाँ हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, रानी चटर्जी जी हैं, काजल राघवानी जी हैं, अक्षरा सिंह जी हैं, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत, और सब अपने आप में बहुत धुरंधर परफॉर्मर्स हैं। मतलब आपने जो एक साथ में सबको ले लिया, किसी को नाराज़ भी नहीं किया और बात भी कह दी। हाँ, ऐसे कुछ हो सकता है। अच्छा, ये बताइए चिंटू जी, जैसे अभी आपने देखा कि बॉलीवुड में भी हो या कहीं भी नेपोटिज्म की बात काफ़ी आई कि जिस तरीके से होता आया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नेपोटिज्म ऐसा होता है कि आपको क्या लगता है? अगर मैं जहाँ तक की बात करूँ नेपोटिज़म की, तो जिन लोगों ने अगर ये मुद्दा ही शुरुआत किया था, नेपोटिज़म जो शब्द शुरुआत होती है, मैं तो उन लोगों को ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानता हूँ और जाहिल मानता हूँ, पढ़ा लिखा अनपढ़ मानता हूँ उन लोगों को, पढ़ा लिखा जाहिल। उसका कारण ये है कि नेपोटिज़म सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री में ही नेपोटिज़म, जो शब्द निकाला गया नेपोटिज़म, मुझे तो उस शब्द से ही बहुत पता नहीं क्यों बहुत इरिटेशन होता है, एलर्जी होती है। उसका रीज़न ये है, इसलिए नहीं कि मैं सिनेमा परिवार से हूँ इसलिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप, अगर मैं सिनेमा को छोड़ दीजिए, अगर हम कहीं और फील्ड में जाते हैं, तो डॉक्टर खुद चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। मैं बहुत छोटे, अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की भी बात करूँ, तो जिसके किराने की दुकान होती है ना, वो किराने की दुकान वाला भी अपने बेटे को उसी गल्ले पे बिठाना चाहता है। या कोई सुनार की दुकान होती है, ज्वेलरी शॉप होता है, तो वो भी अपने बेटे को ही वहाँ पर बिठाता है। तो फिर वहाँ पे भी तो नेपोटिज्म आ गया। तो जो भी सक्षम और जो भी सफल इंसान इस धरती पे कहीं पर भी है, तो वो अगर उस एक क्षेत्र में, और अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स, हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में बीएमसी जॉब्स या कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब्स में बाकायदा उनके पिता के पोजीशन पे उनके बेटों को नौकरी दी जाती है,
जो बाकियों के लिए वो छूट नहीं है। तो नेपोटिज्म तो सबसे बड़ा सरकार से, सरकारी नौकरी से शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि सिनेमा पे चूँकि हर कोई चाहता है, हर कोई जो भी सफल है वो चाहता है कि मेरा बच्चा या मेरा परिवार इसमें आगे बढ़े, इसमें अच्छा काम करे, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो ये कोई और भाई जिसको चलना होता है उसको लोग पसंद करते हैं उसके अपने काबिलियत पर, उसके अपनी मेहनत पर। कोई भी ऐसे ही एवं कोई भी नहीं चल रहा है या कोई भी उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग बाकायदा पैसे खर्चा करके लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, अपना मेहनत का पैसा लगाकर सिनेमा हॉल में जाकर, और फिर उस शख्स की, उस इंसान की, उस स्टार की, उस एक्टर की फिल्में देखते हैं और लोगों को पसंद आता है तभी बार बार उसकी फिल्में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातें, ये बहुत रबिश और बहुत बुलशिट बातें हैं। अच्छा, आपकी बात करें तो आपके फादर भी एक तरीके से पूरा इंडस्ट्री के रहे हैं, तो आपको कभी ये फील हुआ कि नेपोटिज्म की बात जब आई तो कहीं आपको अपना लगा कि मैं कहीं एक विक्टिम या एक अक्यूज्ड की तरह खड़ा हूँ, या कभी ऐसा लगा आपको, या आप कुछ और मैसेज देना चाहें? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मेरे पिता का क्षेत्र जो कि डायरेक्शन है, वो डायरेक्टर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर रहे हैं, और मैं पूरी तरह एक्टर रहा हूँ। मैंने एक्टिंग फील्ड में अपना कदम रखा। और मैं आपको ये बता दूं कि जब मेरी शुरुआती जितनी भी फिल्में हैं उनमें से किसी भी फिल्म को मेरे पिताजी ने प्रोड्यूस नहीं की है। जो मेरी पहली फिल्म थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, वो उसके प्रोड्यूसर रमाकांत प्रसाद जी थे। उसके बाद जब मैं हीरो आया मल्टी स्टारर फिल्मों में, देवरा बड़ा सतावला, उसके प्रोड्यूसर हमारे दिलीप जायसवाल जी थे। तो जितनी भी फिल्में आई उसमें तो किसी भी फिल्मों को मेरे पिता ने ही प्रोड्यूस नहीं की, जबकि मेरे पिता उस वक्त के सबसे सफलतम प्रोड्यूसर थे, जो बाकी एक्टर्स को लेके वो फिल्में प्रोड्यूस करते थे, उनके साथ काम करते थे। और जहाँ तक की बात है कि जब मुझे सोलो लॉन्च करने की बात आई तो मेरे पिता को बाकायदा कन्विंस किया गया है कि आप चिंटू को बतौर सोलो हीरो, बतौर सोलो नायक लॉन्च करिए। बाकायदा उन्हें 2 महीने लगा है। हमारे राइटर संतोष मिश्रा जी थे, तो उन्होंने 2 महीना उनको लगा मेरे पिताजी को कन्विंस करने के लिए कि आप चिंटू को लॉन्च करिए। और आज भी उनको खुद फोर्स करना पड़ा कि आप उनको लॉन्च करिए। हाँ, तो मैं तो उस मामले में आता ही नहीं नेपोटिज्म के। और आज भी हम अभी इस वक्त जिस फिल्म की मैं शूटिंग कर रहा हूँ, loveviva.com, इसके जो निर्माता हैं प्रदीप सिंह जी, तो प्रदीप सिंह जी के साथ मैंने कई फिल्में, हमने विवाह फिल्म में काम किया, फिर दोस्ताना फिल्म की, फिर हमने एक फिल्म की शूटिंग की जो फिल्म रिलीज़ होने वाली है, माई बाबूजी के आशीर्वाद, और अभी हम लोग शूट कर रहे हैं loveviva.com। तो बल्कि मेरे 2 साल में मैंने इनके साथ ज़्यादा काम किया है, उनके साथ मेरे पिता के साथ कम काम कर पाया हूँ, चूँकि ये भी मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे मेरे परिवार की तरह हैं। चूँकि मैं सिनेमा परिवार में ही पला बड़ा हूँ, तो जितने भी सिनेमा परिवार के लोग हैं सभी लोग मेरे बहुत मेरे परिवार की तरह हैं, पारिवारिक लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, और अपने बेटे की तरह, बच्चे की तरह, भाई की तरह मानते हैं। तो ये नेपोटिज्म कहीं भी वर्क नहीं करता है, चाहे वो इंडस्ट्री में। अब चूँकि अब अगर नेपोटिज्म की बात करें तो शाहरुख खान साहब के तो सबसे फेवरेट रहे यश चोपड़ा साहब, और यश चोपड़ा साहब के सबसे फेवरेट रहे शाहरुख खान साहब, जबकि उनका खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो उनको पुत्र की तरह ही मानते थे और वो अपने पिता की तरह मानते थे। तो एक लगाव होता है लोगों में, एक आपसी लगाव होता है, और वही परिवार बन जाता है। तो नेपोटिज्म ये शब्द और ये सब चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखता है जब कोई इंसान अपने पैर पर, अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर खड़ा होता है। ये आपके बारे में तो हम पूरा कह सकते हैं कि आप अपनी काबिलियत से हैं, और नेपोटिज्म को जो है चिंटू जी पूरी तरीके से नकार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप क्या शुरुआत से ही एक्टर बनना चाहते थे? किस तरीके से आपने सोचा कि मैं एक्टिंग अब शुरू करूँ? और सबसे ज़्यादा है कि जब एक्टिंग करते हैं उसके बाद जब आपके पास फ्री समय रहता है तो आप क्या करते हैं उस समय? हाँ, एक्चुअली मेरा 1% भी मेरा ऐसा सोच नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं बहुत सच बोल रहा हूँ आज, और चूँकि आज तक है तो यहाँ सच बोलना। पहला सच हो गया आज अब दर्शकों के लिए चिंटू जी का। नहीं, बाकी जितनी बातें थी सारी सच्ची थी। बट ये तो आज तक, चूँकि आज तक पर ये बातें हैं तो आज तक पर हमेशा सच्चाई ही बोली जाती है। तो मैं वही बात, सच्चाई का खुलासा यही कर रहा हूँ कि मैंने कभी मेरे दिलो दिमाग में 1% भी ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या हीरो बनना है, या क्या बनना चाहते हैं? मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। और मैं चूँकि हाँ, मैं मुंबई क्लब से मैं खेलता भी था, और मेरे कॉलेज डेज़ में मेरे जिस कॉलेज में पढ़ता था, मैं ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में, मैं वहाँ का ओपनिंग बैट्समैन रहता था हमेशा, जब भी कोई भी क्लब से कंपटीशन होता था या मैचेस होते थे। तो काफ़ी मैचेस और काफ़ी चीज़ें खेली है। बट एक होता है कि जब तकदीर आपको किसी और दिशा में लेके जाना चाह रहा होता है तो आप लाख बल्ला घुमा लीजिए, आपको उसी तरफ जाना है। तो एक ऐसी चीज़ें बनी
कि मुझे इस क्षेत्र में आना पड़ा और लोगों ने इतना प्यार दे दिया कि मुझे उस प्यार को मतलब उस प्यार के आगे मुझे और कुछ नज़र ही नहीं आया। मुझे मेरा क्रिकेट भी नहीं नज़र आया, मुझे कुछ और नज़र नहीं आया। तो ये और मैं इस बात पे मैं आज प्राउड फील करता हूँ, बहुत ही गर्व है मुझे कि ये लोगों की प्यार मुझे जिस तरफ खींच लाई है, शायद मेरा भविष्य मेरे दर्शकों ने तय किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड हाँ, जो आपने सवाल पूछा कि खाली समय में आप क्या करें, खाली समय में मैं सोता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जी भर के सोता हूँ क्योंकि मुझे सोने का मौका नहीं मिल पाता है। मैं बल्कि पिछले कई महीनों से 5-6 महीने के ऊपर हो गया मैं अपने घर नहीं जा पाया हूँ। कंटिन्यू बैक टू बैक फ़िल्में हो जा रही हैं क्योंकि पिछले साल जो इतनी बड़ी महामारी हम सबके सामने आई थी, जो एक महामारी के खिलाफ हम जंग लड़कर आज हम सभी लोग यहाँ अपना कार्य फिर से कंटिन्यू किए हैं। तो उस चक्कर में जो हमको अपने घर में रहना पड़ गया, तो जो शूटिंग के जो डेट्स थे वो मैनेज करने के लिए अब लगातार कंटिन्यू शूट पे शूट होता जा रहा है। तो मुझे थोड़ा भी अगर खाली समय मिलता है तो मैं सीधा बिस्तर पर जाके लुढ़क जाता हूँ। चिंटू जी सोते ज़रूर हैं, यानी कि फ्री टाइम में। चिंटू जी एक बात बताइए कि जिस तरीके से अब आपका सफ़र यहाँ तक काफ़ी स्टार भरा रहा है, आगे बारे में चूँकि आपके साथ की अक्षरा जी भी हैं, जिस तरीके से वो बॉलीवुड में भी कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि आपका आने वाला सफ़र क्या है? क्या आप आने वाले समय में उस बॉलीवुड को ज्वाइन करेंगे? क्या वहाँ जाएंगे, करेंगे क्या आगे? क्या मतलब आपके जो सुनने वाले देखने वाले सब हैं, क्या उनको उम्मीद है आपसे, या आप क्या करेंगे, कुछ खुलासा करिए। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो अक्षरा सिंह को जो बॉलीवुड की तरफ कदम रख रही हैं, और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मुझे भी ऑफ़र्स आए थे काफ़ी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट हो पाई, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाया मैं, तो मुझे लगा कि शायद अभी करना ठीक नहीं है। जब एक अच्छा एक सुनहरा जब अवसर आएगा तो मैं डेफ़िनेटली करना चाहूँगा। मुझे अभी इनफैक्ट अभी हाल ही में कंगना रनौत जी की फ़िल्म धाकड़, उस फ़िल्म के लिए भी ऑफ़र आया था, उसमें नेगेटिव रोल था। तो चूँकि मैं अभी इस वक्त उस रोल के लिए शायद मैं पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि अभी शायद नहीं कर पाऊँ वो मैं, तो मुझे वो मना कर देना पड़ा। लेकिन जैसे ही चीज़ें आगे वर्कआउट होती है, अगर कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, अच्छे मेकर्स के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो डेफ़िनेटली आई वुड लव टू। बट मेरा मानना एक और है कि चूँकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अब काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है, एक अच्छे स्पीड अप पर है, एक अच्छे बूस्ट अप पर है, तो मेरा मानना ये है कि जैसा कि आज साउथ की अगर हम बात करें तो जैसे तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री या बाकी जो भी साउथ की इंडस्ट्रीज़ है आज काफ़ी वेल डेवलप्ड हो चुकी है अभी कुछ सालों में। पिछले 10-15 सालों में इसने एक अच्छा एक मोड़ लिया है, करवट लिया है उस इंडस्ट्री ने। तो मुझे भी ये पूरा यकीन है, और चूँकि हमारी यूपी की जो गवर्नमेंट है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं हमारी सिनेमा इंडस्ट्री के प्रति। तो उनका भी जो जो हम लोग जो देख रहे हैं कि वो हमारे सिनेमा इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी कुछ अच्छा और बेहतर करने के उनके भी प्लानिंग्स हैं, उनकी भी सोच है, और जिसके लिए हम सभी लोग तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और तो मुझे लगता है कि हमारे भोजपुरी सिनेमा अभी एक बहुत अच्छे ग्रोथ पर है, और कल को क्या एक अच्छा मोड़ ले ले, एक अच्छा करवट ले ले, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे देखने वाले व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री बनेगी भविष्य में जो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बॉलीवुड में जाने से अच्छा है कि मैं चाहूँगा कि भोजपुरी में आए, और भोजपुरी इतनी बड़ी बन जाए कि लोग भोजपुरी में आने से और भोजपुरी में काम करने से लोग इंटरेस्ट लें और उन्हें काफ़ी मज़ा आए इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। बड़ी अच्छी बात कही आप चिंटू जी कि लोग बॉलीवुड से भोजपुरी में आए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और आप एक अच्छा सोचते हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और अपने आप में अच्छा। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आपको कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो सबसे अच्छी लगती है वहाँ की? मेरी तो द मोस्ट फेवरेट और जो मेरे जीवन की सबसे पहली क्रश थी, जिनको मैं दिलो जान से मोहब्बत करता था, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रही, दिव्या भारती जी, जिनका मैं क्रेज़ीएस्ट फ़ैन था बचपन में। मतलब उनको देखते ही जो मोहब्बत जिसको कहा जाता है, जो एक फ़ीलिंग कहा जाती है, वो उनको देखकर ही अपने आप आ जाती थी। मेरी सबसे पहली क्रश और मेरी रियल लव थी वो। मेरी मोस्ट फेवरेट अब तक वो रही हैं। और अभी तो चूँकि आलिया भट्ट हैं, दीपिका पादुकोण, एक से एक एक्ट्रेसेस हैं जो कमाल परफॉर्मेंसेस से अपने मतलब लोगों को हिला के रख देती हैं। और कंगना रनौत जी हैं, वेरी वर्सेटाइल परफॉर्मर। तो अब तो मेरा ये जो चॉइस है फेवरेट्स वाला, ये फिल्म टू फिल्म बदलता रहता है। जिस वक्त जिसकी फिल्म अच्छी लगती है वो फेवरेट हो जाता है उस वक्त के लिए। अच्छा एक बात बताइए चिंटू जी, आप तो युवा दिलों की धड़कन भी हैं, स्पेशली फॉर
गर्ल्स के लिए भी, चूँकि आप इस मकाम पे पहुँचे हैं और जहाँ पर लोग काफ़ी समय लग जाता पहुँचने में, तो क्या विचार है, कभी आपने कुछ सोचा है कि क्या जीवन में कौन होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पिताजी माताजी कहेंगे भाई शादी करनी है, कैसे क्या सोचते हैं आप चीज़ों को लेकर? उस विषय में मैंने अपना पूरा कारो जो दारोमदार है वो मैंने अपने माता पिता के हाथ में ही सौंप दिया है कि आप ही लोगों को डिसाइड करना है। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। नहीं, लेकिन चूंकि मेरा परिवार जो है बहुत जॉइंट फैमिली है, काफ़ी लोग हैं, मेरे दादाजी डॉक्टर रहे हैं, तो एक 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 जो सिस्टम बना हुआ है हमारे घर में प्रॉपर वेल डिसिप्लिन्ड। मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों को निराश भी करने वाले हैं आप। हाँ, ये मुझे इनफैक्ट इतने मैसेज आते हैं उस मामले में कि आप शादी एंड ऑल, बट खैर ये चूँकि मेरे माता पिता का कॉल है, स्पेशली मेरे मम्मी का, क्योंकि वो बहुत उनकी दिलो इच्छा है कि वो अपने घर की बहू वही सिलेक्ट करें और वही लेकर आएँ। तो मैंने इस इच्छा और इस खुशी से मैंने उन्हें वंचित नहीं रखा है। मैंने कहा है कि नहीं, आप ही को तय करना है और आप जिस दिन बस मुझे बता दीजिएगा शादी कब है, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, बस मुझे प्लीज़ डेट बता दीजिएगा और मैं वहाँ शूटिंग उपस्थित नहीं रही रहूँगा। तो? हाँ, नहीं वो तो आप, तो मैं नहीं भी चाहूँगा तो आप उसको कैंसिल ही करा देगी। तो मैं ज़रूर वहाँ उपस्थित रहूँगा। तो मेरे माता पिता ही उसके जो भी कर्ता धर्ता है, तो मैं कहना चाहूँगा सभी से कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई मॉम एंड डैड। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। तो ये प्रपोजल है, इसको आप सभी लोग एक्सेप्ट जरूर करिएगा कि एक चीज़ और बताइए चिंटू जी, आपकी जो अब मूवी आ रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और किस तरीके से ये अलग है दूसरी मूवियों से, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ अलग और कुछ ऐसा करते हैं जो दर्शकों को बहुत इंतज़ार रहता है। हाँ, चूँकि युवा जब भी कोई एक यंगस्टर कुछ आता है तो एक नया फ्लेवर लेकर आता है, एक नया परफॉर्मेंस लेवल लेकर आता है, एक नया स्टाइल लेकर आता है। तो मेरी हमेशा से कोशिश और प्रयास रहती है कि आप जब भी आप यूट्यूब पर जाकर प्रदीप पांडे चिंटू आप टाइप करें, प्रदीप पांडे चिंटू मूवीज़ ट्रेलर्स आप टाइप करें, तो ट्रेलर्स में आप देख सकते हैं कि आपको एक अलग अलग और एक क्लास और स्टैंडर्ड ट्रेलर्स अब आपको भोजपुरी में देखने को मिलेंगे। कई वर्षों पहले की मैं बात करूँ तो भोजपुरी पे लोग भोजपुरी का नाम लेके लोग नाक मुंह सिकोड़ते थे कि यार लोग वही लहंगा चोली में घुसे हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। बट अब जो भोजपुरी है, अब काफ़ी कमाल की और काफ़ी अच्छी भोजपुरी सिनेमा बन रहे हैं और मेरा ये हमेशा से प्रयास रहता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर और खूबसूरत से खूबसूरत सिनेमा लेकर आएँ। साल 2019 में हमने एक फ़िल्म की थी विवाह, जिसके निर्माता प्रोड्यूसर हमारे प्रदीप सिंह जी थे और डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी थे। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी काफ़ी यूनिवर्सल सिनेमा था, जो आप पूरे परिवार के साथ आप बैठकर आप आराम से देख सकते हैं, एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट, तो और विथ वेरी गुड मेकिंग। तो हम लोग पूरी तरह प्रयास यही है कि हम लोग अच्छे से अच्छा फ़िल्म करते रहे। और अब जिस फिल्म की शूटिंग इस वक्त हम लोग कर रहे हैं loveviva.com, तो ये loveviva.com से ही आप सबको पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा अर्बनाइज सिनेमा है, थोड़ा अर्बन सिनेमा है भोजपुरी में। तो कोशिश प्रयास पूरी तरह जारी रहती है कि हम लोग अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर सिनेमा करते रहे, लाते रहें। अभी चूँकि अभी 26 फरवरी को 2021 को मेरी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म और द मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रेम गीत रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया, जिसका बहुत लोगों को इंतज़ार है। उस फिल्म के ट्रेलर हैं यूट्यूब पर, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देखें। काफ़ी स्टैंडर्ड उसमें एक्शन, पूरी तरह से मैंने पैटर्न एक चेंज कर दिया है भोजपुरी में। जो अब तक भोजपुरी में जो एक्शन पैटर्न्स होते थे, उसको पूरी तरह मैंने कोरियन एक्शंस को मिक्स करते हुए मैंने भोजपुरी में प्रेजेंट किया है फर्स्ट टाइम। उसके लिए काफ़ी खर्चीले और काफ़ी महंगे फाइट मास्टर्स भी आए थे। अलग अलग सा नहीं हो गया कि कोरियन को आपने एक्शंस को लाके? हाँ, उसमें काफ़ी एक नयापन है एक्शन स्टाइल में। तो चूँकि मुझे वो स्टाइल ऑफ फ्लेवर एक नया लाना था भोजपुरी में, कि लोग अब ये स्टाइल को भी एक्शंस में देखना पसंद करें। तो प्रेम गीत में वो एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी के साथ साथ जो एक्शन पैटर्न है वो पूरी तरह नया है, पूरी तरह नायाब है, अनोखा है। तो आप सब लोग जो भी लोग हैं वो अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर ज़रूर देखिएगा प्रेम गीत, 26 फरवरी 2021। आप ये बताइए कि जो गाने की बात आती है, तो क्या आप आने वाले समय में कुछ भोजपुरी के लिए गाएंगे? क्योंकि आने वाला समय कैसे बदलेगा और आप किस मोड़ पे होंगे वो तो आप ही बता सकते हैं। तो क्या गाने के क्या सोचा है आपने? हाँ बिल्कुल, जो भी अच्छे गाने अगर मुझे लगते हैं कि ये गाना मुझे गाना चाहिए तो मैं डेफ़िनेटली गाऊंगा और मैं गाता भी हूँ। जो भी लगता है कि अच्छे गाने मुझे गाने चाहिए तो मेरी फ़िल्मों में 1-2 गाने मैं अक्सर गाता हूँ। लोग गवाते हैं, क्योंकि चूँकि अब वो गाना बहुत बड़ा हिट रहा, पांडे जी का बेटा हूँ, तो अब कंपनीज़ से भी डिमांड रहती है कि भाई गवाइए गवाइए। तो एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को अच्छा लगे। बाकी तो ऑल अप टू देम कि उनको कौन सा गाना कब क्या पसंद आता है, क्या चीज़ पसंद आए, तो सब उनके ऊपर है। चलते चलते हम आपसे एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे जो आपका फेवरेट हो,
ज़रूरी नहीं वो किसी मूवी का हो, कैसा हो, आप कुछ ऐसा सुनाना चाहेंगे जो दर्शक भी थोड़ा सा आपसे। गाना ना गाना 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 कौन सा गाना सुनाऊँ? जो भी आपको लगता हो कि आप गा सकते हैं। हाँ, मैं एक सेकंड सोच लेता हूँ। भोजपुरी में कौन सा गाना नहीं, अच्छा इतना इतना आप सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा आप। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा गाना हो जो सुन के लोगों को एक अच्छा मैसेज भी मिले और मज़ा भी आए। नहीं, आप गा दीजिए, सोचिए मत उसको, सोचेंगे तो और नहीं गा पाएंगे, बस गा दीजिए उसको। कौन सा गाना हो यार? पांडे पांडे जी का चलिए, बेटा तो चिंटू जी जो है अब गाना अभी नहीं गा पा रहे हैं, हमें लगता है कि अब ये थोड़ा सा, मुझे लगता है सोचने में ज़्यादा समय लगा रहा है। क्यों चिंटू जी? हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा गाना गाऊं जो लोगों को बहुत पसंद आए, जो लोगों के अच्छे मैसेज तक भी पहुंचे, लोगों को अच्छी बातें लोगों को पता चले। बट हमारे भोजपुरी में काफ़ी खूबसूरत और अच्छे अच्छे गाने हैं। मतलब अगर मैं फ़िल्मों के गानों के अलावा बात करूं, काफ़ी कल्चरल सॉन्ग्स बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, जो कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि अश्लील गाने भी होते हैं भोजपुरी में, तो मैं उन लोगों से क्लियर कर दूं कि अश्लील गाने जो भी भोजपुरी में आते हैं वो एल्बम्स की तरफ से आते हैं, एल्बम्स पर आते हैं। सिनेमा में भोजपुरी अश्लील गाने नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ। तो वो तो चूँकि सुनने वालों पर निर्भर करता है कि वो क्या सुन रहे हैं। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि भोजपुरी में जो भी अच्छे अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, और आप सब लोग उसे सुने, एंजॉय करें और भोजपुरी को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। भोजपुरी बहुत खूबसूरत, बहुत मीठी ज़बान वाली भाषा है। आप सब लोग जिन्होंने नहीं देखी अब तक, वो भोजपुरी फिल्में ज़रूर देखें और मेरी फिल्में ख़ास तौर पर ज़रूर देखें। थैंक यू चिंटू जी। तो ये हमारे साथ चिंटू जी थे, पांडे जी भी थे हमारे साथ, चिंटू जी भी थे, मतलब सभी थे इतनी देर से आपने देखा। और लगातार जिस तरीके से ये रोमांटिक है, एक्शन है, थ्रिलर है, सारी चीज़ों के लिए पूरा एक कहते हैं ना कॉम्बो पैक है, हर चीज़ के लिए दर्शकों के लिए मौजूद है हमारे। तो ये चिंटू जी की खास बात है और हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही ये प्यार अपने दर्शकों को देते रहें और ऐसे ही ये लोगों के दिलों की सितारे बने रहें। आशीष श्रीवास्तव, बिहार तक।